हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिवानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, यानी विविधता को हम कैसे समझते हैं। इसको हम 3 तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि कल्चर, कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, सब लोगों का अलग अलग होता है। कभी देखा है आपने कि कोई एक इंसान एक जैसा खाना खा रहा हो या एक जैसे कपड़े पहन रहा हो। वैसे भी हमारे धर्म भी अलग होते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। वैसे ही हमारे रीज़न भी, हम कहीं अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बंगाल से है, कोई यूपी से है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो कितनी अलग अलग तरह से है। असल में हम इसी सब चीज़ों को समझेंगे। अब हम देखते हैं कि लोगों में कितनी तरह की डाइवर्सिटी है, यानी विविधता है। जैसे कि डिफरेंट लुक्स, कभी देखा है आपने, ये अपने आसपास के मोहल्ले में देखिए या अपने आसपास के फ्रेंड्स सर्कल में देखिए कि कोई एक जैसा इंसान दिख रहा है। अगर एक मदर के भी 2 एक जैसे बच्चे होते हैं, जिसे जुड़वा बच्चे कहा जाता है, वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक जैसे दिखते हों। या फिर हमारी मदर टंग एक जैसी हो, नहीं, कोई यूपी से है तो वो वहाँ की हरियाणवी बोलता है या फिर कई और लैंग्वेज का यूज़ करता है, तो हमारी मदर टंग्स भी अलग अलग होती है। वैसे ही हमारा खाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि कोई केरला से है तो उसको चावल बहुत पसंद है, कोई दिल्ली से है तो वो गेहूं की रोटी खाना पसंद करता है, किसी को मैदे का खाना बहुत पसंद होता है। वैसे ही हमारी ड्राइंग करने का तरीका भी, हमारे पेन पकड़ने का तरीका, हमारी पेंसिल पकड़ने का तरीका, हमारे पेपर को रखने का तरीका, ये सभी अलग अलग होता है। अगर आप किसी की ड्राइंग भी बनाते हैं तो वो भी आप देखेंगे कि कितनी अलग अलग तरह के बनाते हैं। हम देखते हैं कि लोगों के कल्चर भी अलग अलग होते हैं। जैसे फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, उसमें वो उसी तरीके का पहनते हैं। जैसे ईद में पहना जाती है ड्रेस अलग होती है, दिवाली में जो ड्रेस पहनते हैं वो अलग होती है, होली में जो हम पहनते हैं वो अलग होता है। तो इस तरह के हम कल्चर के मुताबिक खाना भी अलग अलग खाते हैं, कपड़े भी अलग अलग पहनते हैं। तो इस तरह के हम देखते हैं कि लोगों में जो विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है, कितनी अलग अलग तरह से है। ये डाइवर्सिटी को अब हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक लड़का है जो कि साइकिल से जनपद के रास्ते निकलता है, तो वहीं उसको एक दूसरा लड़का मिलता है जो कि हाथ में न्यूज़पेपर लिए उस जनपद के रास्ते रेड लाइट पर न्यूज़पेपर बेचता है। वहीं पहला लड़का जो साइकिल से जा रहा होता है, वहाँ पर उसके पीछे दूसरा लड़का जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, वो उसके पास जाता है और उसको न्यूज़पेपर देता है। तो वो उस साइकिल वाला लड़का उससे हिंदी का न्यूज़पेपर लेता है। तो वहीं पर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये अच्छा खासा दिखने वाला लड़का हिंदी में बात कर रहा है। तो एक दूसरे को जानते हैं तो पता चलता है कि दोनों का नाम ही समीर है। यहाँ पर वो लड़का समीर नाम को सुनकर सरप्राइज इसलिए हो जाता है क्योंकि वो लड़का जो न्यूज़पेपर बेच रहा है वो मुसलमान है और उसका जो नाम है वो भी समीर है। और वहीं जो साइकिल पर है उस लड़के का नाम भी समीर है। समीर से उसका अर्थ होता है कि हनुमान जी, जिनका पवन नाम भी समीर से लिया जाता है, इसलिए उसका नाम भी समीर है। दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और मजाक ही मजाक में समीर जो साइकिल पे होता है वो कहता है कि आज से मैं समीर 1 हूँ और तुम समीर 2 हो। समीर 2 जो है वो अपने बारे में बताता है कि मैं मेरठ में रहता हूँ, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ और आज कल के बाद मैं न्यूज़पेपर नहीं बेच पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं, कम्युनल वॉर्स वहाँ पर चल रहा है। स्टोरी को और अच्छे से समझने के लिए मैंने दोनों में डिफ्रेंशिएशन किए हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि समीर 1 जो है वो अच्छे परिवार से है, वहीं समीर 2 जो है वह गरीब है। समीर 1 जो है उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है, वहीं समीर 2 का इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। समीर 1 जो है वो इंग्लिश बोलता है, वहीं समीर 2 जो है वो हिंदी बोलता है। समीर 1 जो है जो स्कूल पढ़ता है, वहीं समीर 2 जो है वो स्कूल नहीं पढ़ता है, वो अखबार बेचता है और उसी से अपने घर का खर्चा चलाता है। समीर 1 जो है वो हिंदू धर्म से है, समीर 2 जो है वो मुस्लिम धर्म से है। डाइवर्सिटी तो दिखती है, लेकिन इसमें हमको एक और चीज़ मिलती है, वो है इनइक्वालिटी। समीर 2 के पास अपॉर्चुनिटी की कमी है और उसका कारण है इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि मनी प्रॉब्लम है। वह अगर अखबार नहीं बेचे, अगर स्कूल चला जाए तो भी उसका जीवन का खर्चा कैसे चलेगा, वो अपने घर का खर्चा नहीं चला पाएगा क्योंकि उसके पास इनकम का सोर्स ही नहीं है। तो हम जानते हैं इंडिया में डाइवर्सिटी किस तरह से है, भारत में विविधता किस तरह से है। जैसे कि कल्चर, भारत तो वैसे भी विविधता में एकता का प्रतीक कहा जाता है। वो इसलिए जो कि यहाँ पे विभिन्न तरह के कल्चर्स हैं, फूड्स हैं अलग अलग तरह के। केरला का अलग ही मिलेगा आपको, दिल्ली का अलग मिलेगा, असम का अलग मिलेगा, गुजरात का अलग मिलेगा। वैसे ही रीजन्स भी अलग अलग है, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई। फेस्टिवल्स भी हम अलग अलग मनाते हैं, कोई ईद मनाता है, कोई होली मनाता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई बैसाखी मनाता है। तो इस तरह से फेस्टिवल्स भी हम अलग अलग देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि भारत है विविधताओं का देश। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, परंतु वास्तव में एक ही चीज़ हम एक सभी कर रहे हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। भारत की डाइवर्सिटी का आधार जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है।
क्योंकि कोई समुंदर के पास रहता है, कोई पहाड़ी इलाकों में रहता है। ना कि केवल हमारे कपड़े अलग अलग हैं, बल्कि हमारी आदतें भी अलग हैं, हमारा खान पान भी अलग है। भारत की डाइवर्सिटी को और अच्छे समझने के लिए हम रीजन डाइवर्सिटी देखते हैं। लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है, पहाड़ियों में बना हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ हर वर्ष कई लंबी समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ इसी वजह से खेती बहुत कम होती है और पेड़ भी बहुत कम उगते हैं। एक खास भेड़ पाली जाती है जिसमें से पश्मीना ऊन मिलता है, और ये ऊन बहुत कीमती होता है क्योंकि इसका व्यापार किया जाता है, कई देशों में बेचा भी जाता है। ये पश्मीना शालें भी यहाँ पर बनती हैं। इनका खान पान में जो होता है वो दूध से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं और मांस बहुत खाते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था, ये भी कहा जाता है, इसलिए इसको छोटा तिब्बत भी माना जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, तो यहाँ मुसलमान लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। दूसरी ओर है केरल, जो भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। यहाँ पर एक तरफ तो समुद्र से घिरा हुआ है, परंतु वहीं दूसरी ओर पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ एक क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना रहता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी केरल को मानते हैं, परंतु यहाँ पर यहूदी, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, हिंदू धर्म के लोग भी पाए जाते हैं। चीन का व्यापारी भी केरल यहाँ आए थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर जो मछली पकड़ने का जाल का यूज़ किया जाता है वो चीनी जालों से हूबहू मिलता जुलता है और उसे चीना वाला कहा जाता है। ऐसे ही खाने बनाने के लिए जिस बर्तन का यूज़ किया जाता है उसको चीन चट्टी कहते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि भारत की डाइवर्सिटी कितनी बड़ी थी। जो चीन के लोग भी केरल आए थे यहाँ पर व्यापार के लिए, मछली पकड़ने के लिए, जिसका सबूत है चीन वाला और चीन चट्टी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग अधिक मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। भारत के केरल और लद्दाख जैसे अलग राज्य, भौगोलिक और स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वहीं दोनों क्षेत्रों के इतिहास भी एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रभाव है, जैसे चीन व अरब से आने वाले व्यापारियों से प्रभावित हैं। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति जीवन का उसके इतिहास और उसके भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। कहा जाता है कि भारत में विविधता है, जहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग इतिहास के लोग साथ में रह रहे हैं। तभी भारत की विविधता या अनेकता की उसकी ताकत का स्रोत माना गया। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था तो सोचा कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ की विविधता यानी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि जिसमें वो फूट डाल के आराम से राज कर सकते थे। लेकिन ये गलत साबित सिद्ध हुआ उनके लिए। जलियांवाला हत्याकांड, असहयोग आंदोलन व अन्य आंदोलनों के जरिए हिंदू, मुस्लिम, महिला, पुरुष सब ने मिलकर विरोध किया और अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर किया। तभी जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुस्तक बुक भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग प्रथाएं हैं, विश्वास हैं और इसको एक्सेप्ट किया गया है, इन भावनाओं को अपनाया गया है। ये नेहरू ही नहीं थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन किया, बल्कि अनेकता में एकता की सोच का कॉन्सेप्ट भी नेहरू जी द्वारा भारत को दिया गया। वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारत की एकता की पहचान है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।